हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम कक्षा 12वीं केमिस्ट्री के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और यह जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है टॉपिक है। आज इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल इसको जो है वन शॉट में पढ़ने की कोशिश करेंगे और ये वन शॉट वीडियो रहेगा, थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए आप अपनी पूरी व्यवस्था के साथ पेन कॉपी तैयार रखिए ताकि ये वीडियो जितना लंबा जा सके उतना देर आप हमारे साथ जुड़ के इस टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आने ही हैं बोर्ड एग्जाम में। अगर इस टॉपिक को आप कंठस्थ कर लिए, देखो एक तो हो जाएगा कि यहाँ पे एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक का इन तीनों में से किसी न किसी की अभिक्रियाएं पढ़ेंगी और जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन्हीं चीजों को हम जो है वन शॉट में यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और वन शॉट कुछ होता ऐसा है क्योंकि हमको बहुत इतने इसको एक वीडियो में बनाना होता है तो थोड़ा सा फास्ट चलते हैं, तो अपने दिमाग को थोड़ा सा खोलिए और हमारे साथ जो है बने रहिए। चलिए देखते हैं ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है हम लोगों ने इस सत्र में ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज पहली बार स्टार्ट करने को चुना है, तो लगाइए हेडिंग, पेन कॉपी तैयार रखें। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, ठीक। ये कौन से रसायन का हिस्सा है? कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन है ना भाई। रसायन के तीन भाग होते हैं, पता है ना। रसायन जो है हम जो पढ़ते हैं, रसायन ये जो है तीन भाग हो। भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन इसको बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो अभी जो हम देखेंगे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ चुके हैं, जैसे ठोस अवस्था, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक उष्मागतिकी, ये सारे के सारे भौतिक रसायन के अंतर्गत आते हैं और हम लोगों ने उस चैप्टर को जो कंप्लीट कर लिया। उन सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ लिया। सरफेस से केमिस्ट्री, वो सारे के सारे जो है उधर भौतिक इसमें। फिर हम लोगों ने अकार्बनिक रसायन में हम लोगों ने पी ब्लॉक देखा। पी ब्लॉक देखा तो इनऑर्गेनिक का बचा है पोर्शन, हमने पी ब्लॉक ही वहां पे देखा है। अब हम आज नया शुरू कर रहे हैं कार्बनिक रसायन, ठीक। कार्बनिक रसायन में स्टार्ट करेंगे हम एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिल, ठीक। अब पहले परिचय देख लेते हैं भाई, किसी यौगिक की पहचान कैसे होती है ना। जैसे आप लोगों की पहचान हो तो आपके नाम के साथ आपका जो है लास्ट नेम और जुड़ा जाता है, आपका सरनेम को जोड़ दिया जाता है, ठीक है। वैसे ही यौगिकों की पहचान के लिए उनके पास क्रियात्मक समूह होता है। कौन सा समूह? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह के आधार पर उन यौगिकों का नामकरण होता है और पहचान किया जाता है। आप इस बार 12th में जो है इसके प्रैक्टिकल्स भी होते हैं, क्रियात्मक समूह पहचान करने की, वो किए होंगे या करेंगे। सॉरी, पर मेरी तबीयत डाउन है तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, बीच बीच में इस तरीके के झटके आपको मिलते रहेंगे। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड की अगर बात करें तो ये जो एल्डिहाइड होती है, इस एल्डिहाइड के पास CHO, CHO क्रियात्मक समूह है। इससे क्रियात्मक समूह क्या है? CHO। एल्डिहाइड के क्रियात्मक समूह CHO, यानी कि कैसे यौगिक के साथ कैसे जुड़े रहेंगे? ये जुड़े रहेंगे इस तरीके से HCHO, ठीक, फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक, या फिर C6H5CHO, C6H5CHO। तो इस तरीके से सभी में आप देख पा रहे हैं एल्डिहाइड, क्योंकि ये सारे के सारे एल्डिहाइड है तो सारे इसमें क्रियात्मक समूह जो है एल्डिहाइड जुड़ा हुआ। तो ऐसे जो यौगिक होंगे वो एल्डिहाइड में आए।
ठीक है। अगला है कीटोन। अगला कीटोन। देखते हैं कीटोन में क्रियात्मक समूह क्या होगा। ये जो कीटोन है, कीटोन का क्रियात्मक समूह होता है सी डबल बॉन्ड ओ। तो यहां पे जो डेश दिख रहा है यहां पे आर, अच्छा यहां पे भी आर होता है, ऐसा है ना, इसको आर कहते हैं। हो सकता है समान समान हो या अंतर भी हो सकता है। तो जैसे CH3, इसको लिखेंगे तो ऐसा लिख CH3CO, CH3, इसको हमने सीधा कर दिया है ना, बीच में तो है ही डबल बॉन्ड इनके बीच में। या और क्या हो सकता है, इधर अलग कर देते हैं CH3CO और इधर कर लेते हैं C2CH3, ऐसे। ठीक, इस तरीके से हो सकता है। और भी हो सकता है, एक साइड ऐसे रहे और एक साइड जो है C6H5 लगा देते हैं। ओके, सॉरी। ये सारे के सारे कीटोन्स हैं। फिर आते ही कार्बोक्सिलिक। ये कार्बोक्सिलिक समूह जो है, कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो क्रियात्मक समूह होता है वह होता है COOH। यही है कार्बोक्सिलिक समूह। तो इस कार्बोक्सिलिक समूह को आप ऐसे देख सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक समूह कहीं जुड़ जाए, जैसे HCOOH, यहाँ पे HCHO था तो वो फॉर्मेल्डिहाइड था, ये जो है फॉर्मिक एसिड। ठीक, फिर अब इधर कुछ दूसरा जुड़ जाएगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड, है ना। ऐसे ही जो है आप देखेंगे कि ये क्रियात्मक समूह इन सभी यौगिकों में जुड़े हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये कीटोन है, सबके पास दिख रहा है CO, ठीक, और एल्डिहाइड CHO। ठीक, तो ये एल्डिहाइड, ये कीटोन और ये कार्बोक्सिल। ओके, ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक। अब जरा देखते हैं इनके क्रियात्मक समूह को। CHO, इसको अगर हम तोड़ के देखें तो ये बनता है C डबल बॉन्ड O और इधर एक तो H। ठीक, इसका वही कीटोन को भी देखें तो कीटोन का तो होता ही है, ठीक, कीटोन का तो ऐसे होता ही है। कार्बोक्सिलिक में देखें तो यहाँ C और डबल बॉन्ड O और इधर OH, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस तरीके से। तो यहां पे हम कीटोन को, एल्डिहाइड और कीटोन, इन दोनों को जो है एक साथ कंबाइन करते हुए अध्ययन करते चलेंगे। फिर जब इसका कंप्लीट होगा तो हम कार्बोक्सिलिक पे कूदेंगे। ठीक है, ओके, तैयार हैं सभी लंबे सफर के लिए, लॉन्ग ड्राइव के लिए? आज सभी हमारे साथ तैयार हैं? हाँ, चलिए भाई, लॉन्ग ड्राइव है, सारा चीज तैयार करके रखिए। तो देखते हैं इनके रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में। तो ठीक, हेडिंग लगाइए, रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं, रासायनिक अभिक्रियाएं। तो अभी जो यहाँ पे हम रासायनिक अभिक्रियाएं बात करेंगे वो एल्डिहाइड और कीटोन के रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करेंगे। ठीक, तो किसकी किसकी यहाँ को हमको पढ़ना है अभी? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड मतलब CHO क्रियात्मक समूह, कीटोन मतलब C डबल बॉन्ड O।
है ना। तो ये दोनों जो है ये एक रिएक्शन देते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ठीक। तो पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है वह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। देखो भाई कैसा रिएक्शन होगा ये इसके नाम पर ही छुपा है। सॉरी। नाभिक स्नेही योगात्मक, है ना। नाभिक स्नेही भी है, योगात्मक है, दो दो अभिक्रियाएं यहां पे जुड़ी हुई। ठीक। नाभिक की बात करें तो नाभिक पे कौन सा आवेश होता है? धना। ठीक है, नाभिक के पास धना, यानी कि इस अभिक्रिया में कुछ ऐसा होगा कि किसी एक पोर्शन पे धनावेश आएगा। ठीक, एक पोर्शन पे धनावेश आएगा यौगिक के, और वहां पर कोई आके अटैक करेगा, उस धनावेश पे आके अटैक करेगा। तो ये बात होगी कि वो नाभिक पे अटैक किया, आक्रमण किया और उससे जुड़ गया। ठीक, सीधे नाभिक से जुड़ेगा, सीधी सी बात। आने वाला जो भी आक्रमणकारी समूह होगा वो सीधे नाभिक से जुड़ेगा। ठीक, इसलिए ये नाभिक स्नेही है। अब बात आ गई दूसरी योगात्मक अभिक्रिया। तो आने वाले के पास जितने भी तत्व जुड़े हैं, जितने भी तत्वों से मिलकर वो यौगिक बना है, वो सारे के सारे जुड़ेंगे, कोई भी बाहर नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसको योगात्मक कहते हैं। तो दोनों जुड़ के नाभिक रागी, रागी मतलब स्नेह प्यार, जो नाभिक से प्यार करने वाला, स्नेह करने वाला। ठीक है, इसलिए नाभिक रागी योगात्मक अभिक्रिया। ठीक, समझ में आ रहा है। नाभिक मतलब जिसके पास धनावेश हो, है ना, धनावेश। अच्छा, धनावेश पे कौन आके जुड़ेगा? धनावेश वाला तो नहीं जुड़ेगा। कौन आएगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, ऋणावेशित गुण प्रदर्शित करने वाला समूह ही आके नाभिक में जुड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। परिभाषा अपने तरीके से आप बना लीजिए, क्योंकि जो हम उदाहरण में समझेंगे वही चीजें हैं। ठीक, तो ले लेते हैं नाभिक रागी कार्बोनिल समूह सी डबल बॉन्ड ओ। देखो एल्डिहाइड कीटोन दोनों में भी, इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। कार्बोनिल समूह है ये, कार्बोनिल कार्बन। ठीक है, अब देखिए यहां पे होता क्या है, यह बड़ा यहीं पे जो है इस क्रिया का पूरा निर्धारण होगा। देखो ऑक्सीजन और कार्बन में से, इन दोनों में से ऑक्सीजन की जो है इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की ताकत ज्यादा होती है, जिसको हम विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। जिसके चलते कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के साझे के जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की ओर थोड़ा सा खिसक जाते हैं। उधर खिसकेंगे तो वहां पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उसके पास, है ना। कहां से ज्यादा हो गए? कार्बन का को भी वो अपनी ओर खींच लेता है ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का घनत्व तो ज्यादा हो जाता है। जितने इलेक्ट्रॉन यहां से इसकी ओर खिसक गए हैं, पार्टी बदल दिए, है ना, तो उतने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। और हम जनरली केमिस्ट्री में यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया जाए तो इलेक्ट्रॉनों की कमी को दर्शाता है। ठीक है ना। ओके, तो ये पोर्शन क्या बन गया? धनावेश क्षेत्र। हमको ये पता चल गया कि आने वाला आक्रमणकारी कहां अटैक करेगा? यहां, है ना। तो यही कहलाएगा क्या? नाभिक। ये क्या कहलाएगा? नाभिक कहलाएगा, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, ये नाभिक। ठीक, अब वहां पे कोई दूसरा होगा, वो बंदा इधर जुड़ेगा, है ना। ठीक, नेक्स्ट इसकी क्रिया कराएंगे। अच्छा, आने वाले आक्रमणकारी का भी एक खासियत होगी कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा, हाइड्रोजन साइनाइड। यहां से जब ब्रेक होगा तो इसके पास नेगेटिव और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव। ठीक, तो आपको दिख रहा है, तो इसका नेगेटिव वाला पोर्शन इसके पॉजिटिव से, यानी कि नाभिक से, तो ये आक्रमणकारी ग्रुप हो गया, आक्रमणकारी समूह, जिसके पास कौन सा आवेश है? ऋण आवेश। ये जाएगा और किससे अटैक करेगा? नाभिक से अटैक करेगा। ठीक, सॉरी, नाभिक से अटैक करेगा। इसी कारण ये क्या हो गया? नाभिक स्नेही। ठीक, क्या हो जाएगा? नाभिक स्नेही। चलो कैसे होगा देखो, इधर तो कुछ नहीं करना है, इन कार्बनों में से यहां का एक बंध टूट जाएगा, एक बंध टूटेगा इधर, मान के चलो ये बंध टूट गया, है ना, ये बंध टूट गया, तो इधर जो है ऐसे बन गया है। ठीक,
ऐसे बंधा है। तो ये साइनाइड जो है, ये CN- वाला जाके कार्बन पे डायरेक्ट जुड़ा, ठीक। और ये हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के पास इधर एक बंध बनाने की क्षमता और है, तो इस तरीके से जुड़ जाता है, ठीक। इस तरीके से जुड़ जाता है। और आप ये देख पा रहे हैं कि यह जितने भी तत्व थे जिनसे मिलकर ये यौगिकें बनी है, वो सारे के सारे यहाँ उपस्थित है। ऑक्सीजन भी है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, और इधर जो समूह जुड़े रहेंगे वो भी होंगे। तो कोई बाहर निकलता नहीं है, इसीलिए ये क्या है, योगात्मक। तो यहाँ पे नाभिक इसने ही योगात्मक अभिक्रिया दोनों एक साथ हो रहे। ओके, ठीक है भाई। तो ये अभिक्रिया क्या कहलाता है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये एक योगात्मक समूह है, ठीक है। ओके, तो यहाँ एक चीज बहुत महत्वपूर्ण चीज है जिसको आपको याद रखनी है, जिसको आप AK-47 में लिख ले सकते हैं कि जो आक्रमणकारी ग्रुप है ना, पहले वो जो है अटैक करता है। सबसे पहले जो साइनाइड आयन है ना, पहले समूह आक्रमण करता है, ठीक। आक्रमण करता है कहां पे, नाभिक पे, और नाभिक पे आक्रमण करके उसके साथ जुड़ जाता है, ठीक। आक्रमण करता है और क्या बोलता है भाई, नाभिक में जुड़ जाता है। आक्रमण कर नाभिक में जुड़ता है, जुड़ता है। इस कारण ये क्या, कौन सा रिएक्शन दे रहा है, नाभिक इसमें क्या दे रहा है, नाभिक नाभिक इसमें, ठीक। तो आप इसको बना के लिख सकते हैं ना भाई, है ना। ओके, चलिए। ओके, हो गया यहां तक। तो ये था क्या, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें आक्रमणकारी आता है और नाभिक के साथ जुड़ता है, और सभी के सभी जितने जुड़ते हैं वो आपस में जुड़कर ही यौगिक बनाते हैं, कोई भी जो है को उत्पाद, सह उत्पाद जो है नहीं बनता, ठीक। तो अलग से अपना कोई पर्सनली उत्पाद बनाकर नहीं निकलते, सब जाके एक साथ जुड़ते हैं और यौगिक बनाते हैं, ठीक। तो हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं किसका किसका, एल्डिहाइड का और कीटोन का। एल्डिहाइड और कीटोन की रासायनिक अभिक्रिया पे चर्चा, ठीक। नेक्स्ट बारी है कैनिजारो अभिक्रिया। ये जो है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इस पोर्शन में आपको बहुत सारे ऐसे रिएक्शन देखने को मिलेंगे जिन रिएक्शंस के नाम जो है, जिन अभिक्रियाओं के नाम वैज्ञानिकों के नाम पर बेस्ड है, तो इनको नेम रिएक्शन कहा जाता है। ये इन रिएक्शनों के पीछे कारण ये होता है कि इस रिएक्शन की खोज, इस अभिक्रिया की खोज जिस भी वैज्ञानिक ने किया है, तो उनके सम्मान में उन रासायनिक अभिक्रियाओं को उनके नाम पर रखा गया है। तो आप भी आज स्टूडेंट हैं, कल के दिन आप भी कुछ नया खोज करेंगे, तो अगर कोई रिएक्शन आप खोज करेंगे तो उस रिएक्शन में जो है आपका सम्मान होगा, उसी नाम से जो है आपको और उस रिएक्शन का नाम आपके नाम पर ही रखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। नेक्स्ट है दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है कैनिजारो, कैनिजारो अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया। तो कैनिजारो अभिक्रिया ऐसे यौगिक, ये एल्डिहाइड और कीटोन्स के ऐसे यौगिक देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, ठीक। ऐसे यौगिक
ऐसे यौगिक जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, अल्फा ये हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, वह यह क्रिया जो है प्रदर्शित करता है, यह क्रिया देती है। ठीक है, देती है। अब बात आ रही कि अल्फा हाइड्रोजन क्या है। अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है ना, किसी यौगिक का जो क्रियात्मक समूह होता है वह जिस कार्बन से जुड़ा रहता है, उस कार्बन से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसे अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, यौगिक का क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है जुड़ा है जुड़ा है वह अन्य कार्बन से जुड़ने यौगिक का क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए, दूसरे कार्बन से जुड़ा हो, तब उस कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक, सॉरी, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें CH3CHO, तो यहाँ पे अपन पाएंगे कि इस कार्बन ऐसे ही हाइड्रोजन 3 जुड़े हैं ऐसे, इसके साथ ये C डबल बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो क्रियात्मक समूह है का कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो क्या कहलाएगा? अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ये अल्फा हाइड्रोजन। इसके बाद इधर और कार्बन आता तो उस कार्बन को बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, सॉरी उस कार्बन को बीटा कार्बन कहते हैं और उसमें उपस्थित हाइड्रोजन को बीटा हाइड्रोजन। और जाता अगला और कार्बन होता तो उस कार्बन को फिर नाम दिया जाता है ना, जो भी अल्फा बीटा गामा, फिर वो गामा हाइड्रोजन। ठीक, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो वह ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं देगी, अगर जिसमें अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो वह यह रासायनिक अभिक्रिया देगी। ठीक, तो अल्फा हाइड्रोजन किसको कहते हैं समझ में आ गया ना कि सॉरी, अल्फा हाइड्रोजन किसी यौगिक का क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वह कार्बन उस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, ओके, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप समूह जिस कार्बन से जुड़ा है, फंक्शनल ग्रुप का जो समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वह कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा। देखो ये फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है और ये जुड़ा है इस दूसरे कार्बन से, तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। इस कार्बन के साथ जो जो ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, चले हो गया। चले अब देखते हैं कैनिजारो अभिक्रिया। ये तो बात हुई कि कौन कैनिजारो अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया देगी। तो हमको पता चला कि अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए और ठीक अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, वो इस ग्रुप को क्रिया देगी, इसी में से एल्डिहाइड और कीटोन। ठीक, तो यहां पे होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित वाले जो एल्डिहाइड है वो उसके दो अणु क्षारीय माध्यम से क्रिया करते हैं, उनके दो अणु लिया जाता है
जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्षारीय माध्यम में क्रिया करते हैं, जहां पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। जहां पे अपचयित होकर वह एल्कोहल बनाता है तथा ऑक्सीकृत होकर वो अम्ल बनाएगा। ठीक है, दो अणु ये भाग लेंगी, क्षारीय माध्यम में क्रिया होगा, एक अणु का ऑक्सीकरण होगा, वह अम्ल बनेगा और दूसरे अणु का अपचयन होगा और वह एल्कोहल। ठीक है, चलिए देखते हैं कैनिजार अभिक्रिया को। तो हम यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जिसमें उपस्थित नहीं है ऐसे एल्डिहाइड को ले रहे हैं। ठीक, तो इसमें पहला ही जो एल्डिहाइड है फार्मेल्डिहाइड वो आएगा, जैसे एच सी डबल बॉन्ड ओ और ये एच, ये जो है फार्मेल्डिहाइड है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, देखो इधर कोई कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो उससे जुड़ा हाइड्रोजन की संभावना नहीं है, तो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे नहीं है। ठीक, तो एच सी एच ओ, इसके दो अणु, ठीक, इसके दो अणु लेंगे, इसके दो अणु जो है, अच्छा वहीं शो कर देते हैं, इधर का है नहीं, दो अणु लेंगे और ये किससे क्रिया करेगा, क्षारीय माध्यम में, है ना, प्रबल क्षारीय माध्यम में क्रिया करेंगे। एक का अपचयन होगा, अपचयन होके वो जो है क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा। ठीक, अपचयित होकर क्या बनेगा, ये एल्कोहल बनेगा और साथ ही जो है दूसरा ऑक्सीकृत जो होगा, है ना, वो ऑक्सीकृत होकर एक अम्ल देगा। जैसे यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे सोडियम जुड़ रहा है, तो ये यहाँ से अगर अलग हो जाएगा तो ये एसीटेट बन रहा है, तो ये एक अम्ल। ठीक है, ये अम्ल COOH, देखो ऐसे अगर जुड़ेगा तो फिर कार्बोक्सिलिक साइड चला गया ना, ये क्या है, एक अम्ल है। ठीक है भाई, तो यहाँ पे ये क्या देगा, अम्ल देगा। ठीक, तो ये कैनिजार अभिक्रिया है जिसमें ऐसा कोई यौगिक लेते हैं इन्हीं में से जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होता है, इसके दो अणुओं को लिया जाता है और ये प्रबल क्षार की उपस्थिति में क्रिया करते हैं, ये जो है ऑक्सीकृत होकर अम्ल बनता है। ऑक्सीकरण और अपचयन होता है तो ऑक्सीकृत होकर इसका, ऑक्सीकृत से क्या बनता है, अम्ल बनता है, और जिसका अपचयन होता है, जिस अणु का अपचयन होता है इन दो अणु में से, उसमें से एक क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। ठीक है भाई, तो कैनिजारो अभिक्रिया में ऑक्सीकृत से अम्ल और अपचयन से एल्कोहल, ये दोनों जो है एक साथ ही एक अभिक्रिया में होते हैं। ठीक है, चलिए भाई नोट कर लीजिए। ठीक हो गया। ठीक, अगला फिर एक नेम रिएक्शन है जिसे हम टेस्ट के दौरान यूज करते हैं, है ना, तो वहां पे एक अभिकर्मक बनता है, उस अभिकर्मक के नाम से जो है इसको उस परीक्षण के नाम से जाना जाता है। सॉरी, टालेन परीक्षण। टालेन टालेन परीक्षण, ठीक, टालेन टेस्ट। ठीक है भाई, यह जो है एल्डिहाइड के लिए, किसके लिए, एल्डिहाइड, टालेन परीक्षण जो करेंगे ये एल्डिहाइड, ठीक है, किसके लिए करेंगे, एल्डिहाइड। ठीक, एक एल्डिहाइड लेते हैं, कोई सा भी एक एल्डिहाइड ले लेंगे, आप अपने अनुसार चूज कर लेंगे, वहां पे RCHO, है ना, आर की जगह पे एल्केन आप लिख सकते हैं, आर की जगह पे क्या लिखना है, एल्केन, एल्केन मतलब वही CH3 CH3 C2 ऐसे,
आप जो भी यहाँ से लेना चाहें। एल्केन जानते हैं ना, सिंगल बॉन्ड जिनके पास होता है, ऐसे इसको आर के जगह पे यहाँ पे एल्केन के रूप में ले सकते हैं। हाँ, कहीं दूसरी जगह पे दूसरे तरीके से हो तो अलग बात है, पर यहाँ पर एल्केन ले लीजिए, चल जाएगा। ठीक, ओके। तो ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, एक एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को जो है सिल्वर लवण के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ? सिल्वर लवण, है ना। सिल्वर लवण, जैसे सिल्वर के कोई लवण से हम करा दे रहे हैं यहाँ पे AgNO3, AgNO3 से कराते हैं, और यहाँ पे NH3, ये ट्वाइस, NH3 ट्वाइस, और इधर इसका तो यहाँ पे 1+ भी होगा। ये एक क्या है, संकुल है, सिल्वर का लवण संकुल। उपसंयोजक यौगिक पढ़ेंगे तब ऐसी चीजें आएंगी, अभी याद रखिए ये क्या है, सिल्वर का लवण है, सिल्वर का लवण। ठीक है भाई, तो इससे क्रिया कराते हैं तो ये होती क्या है, कुछ अणुएं जो है और वाटर मॉलिक्यूल्स से यहां से हाइड्रॉक्सिल समूह, है ना, हाइड्रॉक्सिल समूह जो है भी, ये भी लिया जाता है। और ये हाइड्रॉक्सिल समूह कहां से मिलेगा? क्षार से मिलेगा, है ना, यानी कि क्षार की उपस्थिति में क्रिया होगी। तो कहां से मिलेगा? क्षार से। हो सकता है वो क्षार सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो या फिर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। ठीक, इनकी इनसे क्षार मिलेगा, इन सबको मिलाया जाता है। एल्डिहाइड सिल्वर का लवण जो एक संकुल है, और तथा किसी एक क्षार को लेते हैं, चाहे वो क्षार इसको लो चाहे इसको लो, क्योंकि 3 हाइड्रॉक्सिल समूह चाहिए यहाँ। तो 3 चाहिए तो हमको 3 क्षार लेना पड़ेगा, 3 अणु, या तो ले सोडियम हाइड्रॉक्साइड का, फिर पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। समझ में आ रहा है? ये सारी चीजों को जब लेंगे, इनको लेने के पश्चात जब ऐड किया जाता है, इन सभी को ऐड करते हैं, है ना। तो ऐड करते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है RCOO बेस, ठीक, एसीटेट आयन प्लस 2Ag। यह जो है सॉलिड रूप में प्राप्त होता है, सिल्वर अलग हो जाता है, सॉलिड रूप में आपको मिलेगा। और यहाँ पे 4 अणु अमोनिया, ठीक, साथ में यहाँ पानी बनता है। ठीक है, साथ में यहाँ पे पानी बनता है। ठीक तो यहाँ पे टालेन परीक्षण जो है इस तरीके से संपन्न होती है, और इसको एल्डिहाइड के लिए किया जाता है। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया? ठीक, ठीक है भाई। तो ये था टालेन परीक्षण, जो कि एल्डिहाइड के लिए किया जाता है। इसकी भी प्रैक्टिकल होती है क्रियात्मक समूह की पहचान में, तो आप ये लैब में कर सकते हैं, अपने टीचर से सहयोग लेके टालेन परीक्षण जो है कर सकते हैं। ठीक, चौथा है फेहलिंग परीक्षण, ये भी टेस्ट में करवाते हैं। फेहलिंग परीक्षण, फेहलिंग परीक्षण, फेहलिंग विलियन सुना होगा, नहीं सुना है तो लैब जाइए अपने स्कूल के लैब में, और वहां पे फेहलिंग सॉल्यूशन देखें। ठीक, ये भी एल्डिहाइड के लिए है। यहां हम एल्डिहाइड लेते हैं RCHO, ठीक है, RCHO। तो यहाँ पे फेहलिंग में होता क्या है, एल्डिहाइड के साथ यहाँ पे कॉपर के आयंस जो है, जो कॉपर का होता है ना, इसमें कॉपर के आयन और 5 आयन हाइड्रॉक्सिल समूह की जरूरत होती है। 5 आयन हाइड्रॉक्सिल, है ना, 5 अणु जो है हाइड्रॉक्सिल आयन की उपस्थिति होती है। और ये इसको कहां से मिलता है? फेहलिंग सॉल्यूशन। ठीक, फेहलिंग सॉल्यूशन, फेहलिंग सॉल्यूशन एक्चुअल में होता क्या है, ये जो होता है कॉपर सल्फेट, फेहलिंग सॉल्यूशन जो होता है वो कॉपर सल्फेट और क्षार, कॉपर सल्फेट और क्षार, ठीक, इनका मिश्रण होगा। ठीक भाई, घुला होगा। यहां से जो है हमको कॉपर आयन और हाइड्रॉक्सिल आयन प्राप्त होंगे।
ठीक है। सॉरी, तबियत कुछ ज्यादा ही खराब है। कॉपर सल्फेट प्लस क्षार, इनका सॉल्यूशन होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग विलियन, है ना। क्या है, फेलिंग विलियन। यहां से हमको मिलेगा क्या, कॉपर आयन और हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, काम ही नहीं का है। तो ये करेंगे क्या, इसके साथ जो है ये रिएक्ट करेंगे, और रिएक्ट करेंगे और ये बनाएंगे, आगे जो है ये क्रिया करेंगी, ये करेंगी COO, एक आयन एसीटेट आयन बनाएंगे, है ना, एसीटेट आयन बनाएंगे, साथ में ये Cu2O, क्यूप्रस ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस ऑक्साइड, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल जो है बाहर निकल जाता है, पानी का एक अणु, पानी का अणु जो है बाहर निकल, तो ये फेलिंग परीक्षण कहलाता है, जिसमें फेलिंग विलियन डालकर एल्डिहाइड के साथ कराते हैं। एल्डिहाइड, अगर एल्डिहाइड के परीक्षण में फेलिंग विलियन लगाकर ये टेस्ट किया जाए और हमको अगर ये परीक्षण मिल जाए तो वो क्या होता है, वो एल्डिहाइड। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, ठीक है, क्योंकि वन शॉट वीडियो है तो यहाँ पे होने वाली रिएक्शनों को मौखिक रूप से शब्दों में जो लिखना रहेगा वो आप करेंगे, हम केवल उसके रासायनिक अभिक्रियाओं पे बात करेंगे। इन्हीं रासायनिक अभिक्रियाओं में जो हो रहा है उसको आपको लिखना है, बुक का सहयोग थोड़ा सा ले लीजिएगा, है ना। ये था फेलिंग विलियन परीक्षण। अब देखते हैं आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडोफॉर्म परीक्षण, आयोडो फार परीक्षण। अभी आयोडोफॉर्म परीक्षण कौन देंगे, ऐसे यौगिक जिनके क्रियात्मक समूह में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। तो अल्फा हाइड्रोजन का पहचान हमने तो बताया ही था, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। ऐसे यौगिक ही क्या देंगे, आयोडोफॉर्म परीक्षण। और अब कैसे पता चलेगा अल्फा हाइड्रोजन, हमने देखा कि ऐसे क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा हो उस, है ना, देखो क्रियात्मक समूह का कार्बन है, ये जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जो हाइड्रोजन होगा, जो कार्बन होगा उस कार्बन से जुड़ा वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएगा। ठीक है भाई, क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन तो इस तरीके से होना चाहिए, है ना, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होना, ये मैंडेटरी है इस। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने जहां पे देखा था कैनिजारो में, वह अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होने वाले कैनिजारो अभिक्रिया, है ना। यहाँ पे परीक्षण देने में इन तीनों, इनमें से आयोडोफॉर्म परीक्षण वही देगा जिसके पास क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित हो। इसका मतलब वो जो फॉर्मेल्डिहाइड और फार्मिक एसिड, इन लोग जो है आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देंगे। अगर आयोडोफॉर्म परीक्षण देना होगा तो इससे बड़े, मतलब उच्च अनुभार वाले ये एल्डिहाइड और कीटोन ही आयोडोफॉर्म परीक्षण दे। ठीक है भाई, चलिए। तो आयोडोफॉर्म परीक्षण देते हैं वो जिनके पास क्या होता है, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास अगर, क्रियात्मक समूह का जो कार्बन है अगले जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के पास अगर कोई हाइड्रोजन है तो वो क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, ओके, चलिए। CH3, C डबल बॉन्ड O और H, ये क्या है, ये है एसिड एल्डिहाइड, मेथिल एल्डिहाइड, है ना, ये एक एल्डिहाइड है।
एल्डिहाइड, ये एक एल्डिहाइड है। इस एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे आयोडीन के साथ, है ना, आयोडीन के साथ, वो भी क्षार की उपस्थिति में, है ना। एल्डिहाइड की क्रिया कराएंगे आयोडीन के साथ। आयोडोफॉर्म परीक्षण है, मतलब आयोडीन के साथ ये जो है टेस्ट दे, ठीक, आयोडीन से क्रिया करेगा तो क्षार की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर हम क्षार लेते हैं, है ना, इनसे क्रिया करेगा और ये बनाता है क्या, CH, ये क्रिया करता है और CHI3, CHI3, है ना, ये जो है आयोडो फॉर्म बनाता है। क्या बनाता है, इसका नाम क्या है, आयोडो फॉर्म, ठीक है भाई। इसके साथ क्रिया करके क्या करता है, आयोडो फॉर्म बनाता है, ठीक। और ये जो है पीला रंग का अवक्षेप होता है, पीला अवक्षेप। आयोडोफॉर्म परीक्षण में पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। जो पीला अवक्षेप जो होता है वो आयोडोफॉर्म का है, ठीक है भाई, ठीक। साथ में जो है जो चीजें यहां बच जाती हैं वो एक यौगिक बनाएंगे, है ना। तो वो कुछ इस तरीके से होगा, H, यहां से H बचा होगा तो C, है ना, HC डबल बॉन्ड ONA, ठीक है भाई, सह उत्पाद उधर बनेगा। तो यहाँ मुख्य क्या है, आयोडोफॉर्म बनता है और आयोडोफॉर्म कैसा कलर का होता है, पीला अवक्षेप, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, ये आयोडोफॉर्म परीक्षण है जो कि जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित होते हैं ऐसे यौगिक देते हैं। ओके, तो ये है आयोडोफॉर्म परीक्षण। तो एल्डिहाइड आयोडोफॉर्म परीक्षण भी देगा, ठीक। तो इसको कोशिश करिएगा अपने टीचर से कह के कि वो लैब में इसको कराएं, या अगर नहीं भी है तो आप लैब में जाइए, सामान है तो टीचर की उपस्थिति में ये चीजें करिए, ठीक। कोशिश करिए, आना नहीं आना अलग बात है, आप करके देखिए, वहां कुछ तो सीखेंगे वहां से, ठीक। मतलब यहाँ पे बहुत सारे जो तो हम लोग पढ़ रहे हैं ये लैब में करने वाले टेस्ट ही है ना। और मजेदार होता है, तरह तरह के कलर प्राप्त होते हैं, पीपीटी प्राप्त होता है किसी का बढ़िया, अभी जैसे देखो येलो पीपीटी, है ना, पीला क्षेत्र, ये सारी चीजें आपको पढ़ाई को और इंटरेस्टिंग बना देते हैं, ठीक। तो प्रैक्टिकल से भी जीने चुराना है, पढ़ाई से भी जीने चुराना है, इन दोनों का कंबाइन जब करते हैं तो आप चीजों को ज्यादा समय तक मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 5वें नंबर में एल्डोल संघनन, ठीक है भाई, एल्डोल संघनन। यहां से प्रश्न आएंगे ही भाई, आप नहीं छूट सकते, एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन, सॉरी, कार्बोनिल समूह, है ना, कार्बोनिल समूह जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक। अल्फा हाइड्रोजन तो अब तक समझ में आ गया होगा आप लोग को। कार्बोनिल समूह जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है उनमें तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु क्षार के साथ क्रिया करके संगनन करता है ना, और एल्डोल देता है, एक यौगिक बनता है जिसको एल्डोल कहा गया है ना, एल्डोल देते हैं, ठीक है। एल्डोल में जो है सॉरी OH तथा CHO, ये दोनों होते हैं। OH मतलब OH जो है एल्कोहल समूह है ना, आप एल्डिहाइड तो जानते हैं, CHO कीटोन भी जान गए हैं ऐसे, और कार्बोक्सिलिक भी जान गए हैं, COOH, ठीक। एक यहाँ पे बात आ रही है OH, ये OH जहां आता है ये एल्कोहल, ठीक है भाई। तो जो एल्डोल होता है वहां पे एल्कोहल ग्रुप भी होता है और एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक। चलिए देखते हैं, हेडिंग लगाए हैं एल्डोल संघनन। इसमें क्या होगा, जो कार्बोनिल समूह, कौन से समूह, कार्बोनिल समूह, किसको कहते हैं कार्बोनिल समूह, यही, ये जो है कार्बोनिल समूह, कार्बोनिल समूह, ठीक है। कार्बोनिल समूह होना चाहिए और जिसमें क्या होना चाहिए,
अल्फा हाइड्रोजन हो। कार्बोनिल समूह जो किससे जुड़ा हो, अल्फा हाइड्रोजन है। ऐसा यौगिक जिसके पास कार्बोनिल समूह हो, क्या होना चाहिए, एक तो कार्बोनिल समूह होना चाहिए, साथ में दूसरा कंडीशन है उसके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन है ना, ऐसा कोई यौगिक जिसपे कार्बोनिल समूह हो तथा अल्फा हाइड्रोजन हो। ठीक, तो ये क्या करेंगे, ये जो है तनुछार से, तनुछार, तो यहां छार ले रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया करते हैं, इसमें क्या होगा, संघनन होगा। ठीक, तनु NaOH से क्रिया कर क्या होगा, संघनन होगा। ठीक, संघनन करके ये जो है जो बनाएगा उसको एल्डोल कहते हैं। तो क्या बनाएगा, ये संघनन करके बनाएगा क्या, एल्डोल बनाता है, एल्डोल बनाता है। ठीक, अब ये एल्डोल क्या है भाई, ये एल्डोल ऐसा यौगिक है जिसके पास एल्कोहल यानी कि OH तथा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड यानी कि CHO, दोनों समूह उपस्थित होते हैं। दोनों समूह उपस्थित होते हैं। ठीक है, उसे कहते हैं एल्डोल। ओके, चलिए बना के देखते हैं। तो इसके लिए हम ऐसे यौगिक को लेंगे जिसके पास कार्बोनिल समूह भी होगा और अल्फा हाइड्रोजन भी उपस्थित होगा। ठीक, इसके लिए CCC। ठीक, तो सबसे पहले एल्डिहाइड, एक कार्बोनिल समूह है ना, कार्बोनिल समूह यहां पे आ गया। ठीक है, ये कार्बोनिल समूह आ गया भाई, एक कंड्रिका पूरा हो गया। साथ में क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन। अब इस कार्बोनिल समूह के साथ ये जुड़ा है तो यहां पर जो हाइड्रोजन होगा वो क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। क्या होगा भाई, ये अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, उसके बाद इधर अगर और जुड़े हैं, इधर हम लोगों ने बना दिया है तो इसकी तो खैर जरूरत नहीं है। तो इस वाले हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, बीटा हाइड्रोजन। ये क्या कहलाता, बीटा हाइड्रोजन। ठीक, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक, तो ऐसा यौगिक लेना है ना, इन्हीं में से ऐसा यौगिक लेना है जिसके पास कार्बोनिल समूह हो तथा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक, कार्बोनिल समूह और अल्फा हाइड्रोजन ये फुलफिल किया। देन क्या करना है, ये तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करना है। क्या करेगा, ये तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा। इस कार्बन को क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा कार्बन। ठीक है, तो ये जो है आगे क्रिया करेगा। ठीक है, इसको पहले यहां तक लिख लो क्योंकि इधर पकड़ेगा नहीं। चलिए यहां तक लिख लीजिए, अपन इसको अगले इसमें करेंगे आप। ठीक है, ऐसा यौगिक लेना है। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। तो अभी हम लोगों ने लिया HCHHCHC और ये H। ठीक है भाई, ये था क्या, कार्बोनिल समूह, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये बीटा हाइड्रोजन। ठीक, ये कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, ये कार्बन अल्फा कार्बन। ठीक है, ठीक है भाई, ऐसे। अब ऐसे होने के पश्चात तनु NaOH, तनु NaOH इससे क्या करता है, इसकी उपस्थिति में क्रिया करता है। ठीक, तो सबसे पहले यहां से
जो एक प्रोटॉन बाहर निकले, है ना, यहां से क्या होता है, प्रोटॉन बाहर निकलता है। ठीक है भाई, वो भी कौन सा, अल्फा हाइड्रोजन में। अल्फा हाइड्रोजन जो है H प्लस के रूप में बाहर निकलता है, H C H H C H H प्लस C डबल बॉन्ड O H। ये जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, ये हो चाहे ये हो, ठीक, ये अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, अपने जगह से बाहर निकल जाता है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन क्या होगा, बाहर निकल, यहीं से देख लेते हैं, ये क्या हो जाएगा भाई, बाहर निकल जाएगा। ठीक, अब देखें ये बाहर निकल गया, ये क्या हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, जैसे ये बाहर निकलेगा, यानी इस रूप में बाहर निकल गया H प्लस के रूप में अल्फा हाइड्रोजन। अब ये बाहर निकला, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपना इलेक्ट्रॉन उस कार्बन को छोड़ते हुए गया। ये क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे दिया, इस इलेक्ट्रॉन को कार्बन को दिया, मतलब इसके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा ज्यादा होगा ना। ठीक है भाई, ये क्या करेगा, इसको जो है हाइड्रोजन इसको दे दिया इसने, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। ठीक है, नेगेटिव चार्ज इसके पास क्या होगा, ज्यादा होगा। सॉरी, कौन से कार्बन पे लगा रहे हैं, इस कार्बन पे सॉरी, इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। ठीक, अब इसके पास जो नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, यहां तो नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रह नहीं पाएगा, तो नेगेटिव चार्ज क्या करता है, गमन करता है, तो गमन करता है, गति करेगा, तो दोनों कार्बन के बीच में आएगा कुछ समय के लिए। ठीक, जैसे दोनों कार्बन के बीच में आएगा, तो अब देखो कार्बन के पास तो 1 2 3 4 पहले से ही 4 बंध बने हैं, और इसकी क्षमता ही होती है कि 4 बंध बनाए। तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जगह देने के लिए ये क्या करता है, अपने एक बंध को कहां परिवर्तन कर सकता है, तो ये देखता है कि कार्बन हाइड्रोजन के साथ को तो बंध परिवर्तित नहीं कर सकता, ऑक्सीजन के साथ कर सकता है। क्या करता है कि भाई मेरे पास एक मेहमान आ रहा है, उसको रखने के लिए जगह चाहिए, तुम थोड़ी देर में इधर शिफ्ट हो जाओ, ऐसे फिर ऑक्सीजन के ऊपर ये चले जाता है, और ऑक्सीजन उसको बड़े अच्छे से संभाल भी लेता है। ठीक, ओके, इस तरीके से चले जाएगा। तो इस तरीके से चले जाएगा, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ इस तरीके से अगर जाता है तो क्या स्थिति बनेगी, कैसा यौगिक बनेगा। तो यहाँ पे देखेंगे, ये H, ये C, ये H, ये H, और ये कार्बन, ये H, ये इस तरीके से होंगे। यहाँ पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा, है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए और इनके साथ जो है बंध बनाने में भाग ले लिए, है ना, डबल बॉन्ड बन गए, इसकी संयोजकता 4 हो गई। अब देन क्या होगा कि यहाँ पे हाइड्रोजन तो है ही, अब यहाँ पे एक बॉन्ड जो है ऊपर शिफ्ट हुआ है, तो ऑक्सीजन के ऊपर में यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है ना, तो स्थितियां आप देख रहे हो, यह इसकी पहली स्थिति बन गई, ये दूसरी स्थिति बन गई, इस रूप में ये जो है रह सकता है। और थोड़ी देर बाद क्या होगा, फिर ये वापस आएगा यहाँ, तो ये बोलेगा फिर वापस चले जाए यार। ठीक, ये वापस आएगा अपनी जगह पर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये फिर से जो है ढकेल के वापस चले जाएगा। तो ये स्थिति जो है ऐसी ही रोटेशन में होते रहेगा। तो जब इस तरीके से रहती है, कुछ समय के लिए इस रूप में रहेगा, कुछ समय के लिए इस रूप में रहेगा, फिर इस रूप में, फिर इस रूप में, ऐसा जो है परिवर्तन होता रहेगा, और इसकी ये संरचनाएं जो है हमको प्राप्त होती जाएंगी। ठीक, प्राप्त होती जाएंगी। तो इस तरीके से जब स्थितियां प्राप्त होती है, एक ही जिसका केमिकल फॉर्मूला एक ही होता है, लेकिन उनके जो है संरचना अलग अलग होते जा रहे हैं। ठीक, तो है ना, आयनों का, इलेक्ट्रॉनों का प्रतिस्थापन अपने ही यौगिक के अंदर में जब अलग अलग कार्बनों पर, अलग अलग इस पर तत्वों पर पहुंचता जाता है, तो ऐसी संरचना जो प्राप्त होती है, इनको कहा जाता है अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचना। ठीक, अनुनादी संरचना। और अनुनादी जब संरचना बनते हैं, तो उनके अंदर क्या बना होता है, अनुनाद बना होता है। ठीक, और किसी यौगिक के जितने अनुनादी संरचना प्राप्त होते हैं, वह यौगिक अनुनाद के कारण स्थायी होता है। क्या होता है, अनुनाद के कारण स्थायी होता है। ठीक है ना भाई, नहीं तो नॉर्मली आयन को देखा जाए तो वो स्थायी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें अनुनाद है, इसके चलते यह यौगिक इस रूप में जो है स्थायी प्राप्त होता है। ठीक, ओके, तो अल्फा हाइड्रोजन का जो हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है, H प्लस के रूप में जो है बाहर निकल जाता है। ठीक,
H प्लस के रूप में बाहर निकल जाता है, तो इसके अनुनादी संरचना से हमको जो है यहाँ पे इस तरीके की संरचना प्राप्त होती है। ठीक है भाई, तो ये जो है एल्डोल संघनन में आता है। ठीक, चलिए हो गया। ठीक है, चलिए अब इसकी क्रियाविधि को देखते हैं, ये किस तरीके से क्रिया जो है संपन्न कराती है, एल्डोल संघनन की क्रियाविधि। ठीक है भाई, एल्डोल संघनन की क्रियाविधि। ठीक, एल्डोल संघनन की ही क्रियाविधि कैसे काम करता है, ठीक, मैकेनिज्म। ठीक है, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जिनके पास रहते हैं वही ये रासायनिक अभिक्रिया देते हैं। तो अल्फा हाइड्रोजन की एक गुण होता है कि उसमें पर्याप्त अम्लीय गुण होता है। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन पर्याप्त अम्लीय होता है ना। इसके पास जो है पर्याप्त अम्लीय गुण होता है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन के। ठीक है, तो पहला स्टेप में मैं नंबर ही लिख दे रहा हूं, पहला दूसरा समझ जाना, स्टेप नंबर 1 है। तो पहले स्टेप में होता क्या है, जो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तनु क्षार की उपस्थिति में वो क्षार के OH के साथ जुड़ जाता है। H प्लस वहां से निकल जाएगा, OH के साथ जुड़ेगा तो पानी के रूप में बाहर निकलेगा। ठीक है, चले, ओके, तो HCH यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और H, ये एक अल्फा हाइड्रोजन वाला यौगिक है। ठीक, तो इसकी क्रिया कराते हैं किससे, क्षार से, तनु क्षार से, NaOH, तनु क्षार। अब क्या होता है, ये है अल्फा हाइड्रोजन। अल्फा हाइड्रोजन वाला जो अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वही H प्लस के रूप में बाहर निकलता है। ठीक, तो ये जब क्षार टूटता है तो ये टूटेगा तो Na और OH देगा। तो ये जो है इसके साथ, अब यहां से H प्लस टूटना है, ये इसके साथ क्रिया करता है और बाहर निकल जाता है ना, जो प्रोटॉन के रूप में निकलता है करके हमने देखा था वहां। तो वो प्रोटॉन यहां से टूटता है और OH के साथ जुड़ता है, क्योंकि प्रोटॉन के रूप में वैसे तो नहीं रह पाएगा ना, जुड़ जाता है और पानी बना लेता है। जुड़ के क्या बना लेगा, इधर पानी बना लेगा, पानी का एक अणु बन गया। ठीक, अब ये निकल गया तो इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज, है ना, इसके पास क्या आ जाएगा, माइनस का चार्ज। ठीक, अब ये टूट गया है तो मैं CH2 को एक साथ ही ले लेता हूं, कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन। ठीक, और ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया और चला गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ रहा है। ठीक, फिर ये C डबल बॉन्ड O और ये H इधर तो है सॉरी तो पहले स्टेप में इस तरीके से होता है। कार्बन पे ये जो धन आयन आ गया है इसे हम कार्ब ऋणायन कहते हैं, है ना, कार्ब ऋणायन। कार्बन से अगर ज्यादा ताकत वाला कोई समूह जुड़ा है तो वहां पे धनावेश आएगा कार्बन के पास, कार्बन इलेक्ट्रॉन उस अधिक विद्युत ऋणात्मकता वाले को। यहाँ हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में अगर बात करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है, जिसके चलते हाइड्रोजन उसको इलेक्ट्रॉन देके खुद प्रोटॉन के रूप में बाहर निकलता है और क्षार के OH हाइड्रॉक्सिल समूह से क्रिया करके पानी का एक अणु बना। ठीक है, तो ये कार्ब ऋणायन है। तो पहला स्टेप क्या है, कार्ब ऋणायन का निर्माण। नंबर 1 स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, कार्ब ऋणायन का निर्माण, कार्ब कार्ब ऋणायन का निर्माण। ठीक है, ये हेडिंग होगा स्टेप नंबर 1, कार्ब ऋणायन का निर्माण।
और ये जो है कार्बोनिल आयन। समझ में आ गया भाई? आप यहाँ लिखेंगे कार्बोनिल आयन का निर्माण। तो इस तरीके से होता है। होता क्या है, अल्फा हाइड्रोजन अपना हाइड्रोजन कार्बन अल्फा कार्बन को दे देता है और खुद निकल जाता है वहां से और क्षार के हाइड्रॉक्सिल समूह के साथ जुड़ के पानी का एक अणु बना लेता है। ठीक, तो कार्बन पे जो माइनस आ जाता है तो उसको कार्बोनिल आयन कहते हैं। तो ये पहला स्टेप ही होता है कार्बोनिल आयन का निर्माण। ठीक है, अब देखते हैं अब क्या होगा कि ये जो अल्फा कार्बन है जो निकल के चला गया, तो जिससे हमको कार्बोनिल आयन प्राप्त हुआ। ये कार्बोनिल आयन आगे जाके जो है और दूसरे अणु से वो जुड़ता है। देखें कैसे, यहाँ पे स्टेप नंबर 2, दूसरा स्टेप। ठीक है भाई, दूसरा स्टेप, दूसरा स्टेप। तो दूसरे स्टेप में हम पाएंगे कि कार्बोनिल आयन को आगे इधर ही लेके आते हैं, CH2 यहाँ पे और C डबल बॉन्ड O और H। ये जो कार्बोनिल आयन है, ये कार्बोनिल आयन फिर एक अगला अणु आएगा, इसी का एक अणु ले लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और H, है ना, इसके साथ CH3 C डबल बॉन्ड H। अब देखो यहां क्या होगा, यहां पे स्थिति ये होगा कि ये कार्बन और ऑक्सीजन को देखेंगे। कार्बन और ऑक्सीजन को जब देखेंगे तो इन दोनों में इसकी ताकत ज्यादा होती है। तो ये क्या करेगा, इसकी ताकत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर जैसे खींच लिया, है ना, तो इलेक्ट्रॉन खिसक जाते हैं थोड़ा ऑक्सीजन के साइड। तो खिसकेंगे तो क्या होगा, इसमें हल्का सा माइनस चार्ज आएगा, उसको हम डेल माइनस के रूप में शो करते हैं। तो यहाँ पे आएगा क्या, डेल प्लस। तो ऑक्सीजन के पास एक अब यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक, इस ऑक्सीजन के पास इधर माइनस है, यहाँ पे प्लस है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो कार्बन के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है ऑक्सीजन की ओर विस्थापित हो जाते। जितने इलेक्ट्रॉन उसकी ओर विस्थापित हो गए तो उतना ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉनों का घनत्व बढ़ गया और ऑक्सीजन के पास उतने ही इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कम हो गया। ठीक है, तो अब होगा क्या, यहां का जो कार्बोनिल आयन है ये जाके अटैक करेगा इस वाले कार्बन से, इस वाले कार्बन से इधर का कार्बन जो है जुड़ेगा। ठीक है, तो जुड़ेगा, जुड़ेगा तो कुछ इस तरीके से बने और इस ऑक्सीजन के पास क्या आएगा, ऊपर में माइनस आएगा। ठीक है भाई, जुड़ेगा। तो देख लेते हैं किस तरीके से ये जाके जुड़ रहा होगा। तो ये अपने जगह पर रहे, इसको ले जाके उधर जोड़ते हैं। ठीक, ओके, ये है यहाँ पे CH3 अपनी जगह पर है ये। ठीक, ये कार्बन, इस कार्बन से ऊपर अब यहाँ का बंद उधर चले जाएगा, इलेक्ट्रॉन चले जाएगा तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ पे है अभी भी, तो इस हाइड्रोजन को मैं नीचे ला दे रहा हूं, तो इसके पास जुड़ने के लिए एक जगह बनी है। तो यहां पे जाके जुड़ेगा कौन, ये कार्बोनिल आयन वाला यौगिक। ठीक, इसको इधरी से ले जाके जोड़ना है, कुछ नहीं करना है, उठा के ले जाना है CH2। जब जुड़ेगा तो ये माइनस हट जाएगा। ठीक है ना, माइनस हट जाएगा। देखो ले जाके नाभिक में अटैक कर रहा है ना भाई, है ना। ठीक, ऐसे जुड़ेगा और इधर बच गया है क्या, C डबल बॉन्ड O और इधर H। ठीक है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से ये आके यहाँ पे जुड़ गया, फिर यहाँ पे जो है अभी भी ऋण आयन उपस्थित है। ठीक, ऋण आयन उपस्थित है। ठीक, यहाँ दो अणुएं आपस में जुड़ गई हैं, अभी ये ऋण आयन। अब इस संघनन में क्या है, दो अणुएं आपस में जुड़कर यौगिक बनाती हैं, एल्डोल संघनन, इसीलिए उसका नाम एल्डोल संघनन पड़ा है। दो अणुएं तो जुड़ गई, लेकिन ये बचा है क्या, माइनस। अब इस माइनस को कैसे मैनेज करेंगे, तो माइनस को मैनेज करने के लिए माइनस को हटाने वाला कुछ वो आयन आएगा। तो क्या पॉजिटिव आयन कहीं से हम ले लेते हैं, प्रोटॉन लेते हैं, फिर इसको जो है आगे कराते हैं। अब तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप में हम ये जो आयन बना है ना, नेगेटिव चार्ज वाला, अब इसको पूरा का पूरा वैसे उठा लेते हैं, CH3 C O यहाँ पे माइनस, फिर H CH2 C डबल बॉन्ड O और ये H। ठीक है, अब इसकी क्रिया करा देते हैं ऐसे किसी समूह से जिसके पास से हमको प्रोटॉन मिल सकता है। तो हमने स्टार्टिंग में
प्रोटॉन निकल के यहाँ पे पानी बना था, तो जरा यूज कर लेते हैं, H2O से क्रिया करवाते हैं। जब ये टूटेगा H2O, तो ये H2O जब टूटता है तो किस रूप में टूटता है, H प्लस और OH माइनस। ये यहां से टूटेगा तो हमको यहां से जो है प्रोटॉन मिल सकता है H प्लस, ठीक। तो ये जाके अटैक करेगा इस वाले के, ठीक। ये पानी जब टूटेगा तो पानी ऐसे टूटेगा, H और OH माइनस, ये जाके अटैक करता है यहाँ पे, ठीक, जिससे इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो हट जाएगा और कुछ इस तरीके का यौगिक हमारे पास आए। देखिए इसको हटा देते हैं, इसको ले जाके यहाँ जोड़ना है, तो क्या बनेगा भाई, CH3C, O तो है, उसके साथ जुड़ के क्या बन जाएगा, OH, और नीचे में H, फिर CH2, C डबल बॉन्ड O, और ये H, ठीक है भाई, ओके, ठीक है। तो एल्डोल बन जाता है। अब एल्डोल में क्या खासियत है, यही एल्डोल है। एल्डोल में क्या खासियत है, हमने एल्डोल में देखा था पढ़ते समय इसमें कि एल्डोल में कीटोन भी होता है। सॉरी, एल्डिहाइड, है ना। एल्डोल में एल्डिहाइड क्या पाया जाता है, एल्डिहाइड भी होगा और एल्कोहल भी होगा, है ना। इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड भी होगा और एल्कोहल भी। तो ये एल्डिहाइड है CHO, और ये जो है एल्कोहल है, ठीक है, ठीक। तो इस तरीके से एल्डोल जो है संघनन होता है और एक एल्डोल अणु का निर्माण जो है बन जाता है, ये एल्डोल, ठीक है भाई। चलिए नोट कर लीजिए ये एल्डोल, ठीक। एल्डोल की खासियत है उसमें एल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों समूह हैं, ठीक। चलिए नोट कर लीजिए, ओके, हो गया, ठीक है भाई, ठीक। ये तो था पूरा उसकी क्रिया विधि। इसको आप सीधा भी अगर बनाएं एल्डोल संघनन, डायरेक्ट डायरेक्ट, अगर बाकी चीजें आप ना समझाएं, आप सीख चुके हैं सबके सब, तो सीधा सीधा भी आप इसको बना सकते हैं, जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड अपन बता देते हैं। डायरेक्ट मेथड भी आपको एल्डोल संघनन, एल्डोल संघनन डायरेक्ट विधि, सीधे तरीके से आप इसको कैसे ले जाकर जोड़ेंगे अगर आपको आता है, ठीक है भाई। डायरेक्ट मेथड में आप इसको कैसे, ठीक। तो इसके लिए तो आपको चाहिए अल्फा हाइड्रोजन वाला CH3C, है ना। CH3 डबल बॉन्ड O और H, CH3 डबल बॉन्ड O और H, आपके पास जो अल्फा हाइड्रोजन वाला तो होना ही है ना। अल्फा हाइड्रोजन यौगिक जब तक नहीं होगा, इसमें से जिसको हटाना है, मैं एक H को ऐसे लिख दे रहा हूँ ताकि आपको उसको हटाने में आसानी, ये अल्फा हाइड्रोजन, ठीक। फिर एक और लेना पड़ेगा आपको CH3C डबल बॉन्ड O, क्योंकि दो अणुएं चाहिए ना, दो अणुओं के बीच में संघनन होगा, मतलब दोनों आपस में जुड़े, ठीक। अब देखो ये तो अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा हाइड्रोजन जो अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहां से बाहर निकलेगा,
अब ये वो स्थिति है जहां से इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पे माइनस आने की संभावना होगी, ठीक है कि नहीं? इसके ऊपर में माइनस आएगा, इसके ऊपर में प्लस आएगा, तो ये प्लस के रूप में निकलेगा, तो ये अटैक करेगा जाके यहाँ पे, ऐसी ना अटैक करेगा, ठीक। और यहाँ पे रिएक्शन किन केस में होगा? यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड उपस्थित होगा, क्षार, है ना। क्षार की उपस्थिति में यहाँ पे जो है रिएक्शन इस तरीके से होगी, क्लियर है? इससे इसके उपस्थिति में रिएक्शन होगी, तो ये डायरेक्ट जिस तरीके से हम लोगों ने जोड़ दिया था, तो यहाँ आप डायरेक्ट इसको रिएक्शन को दे सकते हैं, इसको ले जाके यहाँ जोड़ना, तो यहाँ पे बनेगा ये क्या, CH3C सिंगल बॉन्ड O, ये जो O है यहीं पे ये OH, ये H जो है जाके जुड़ जाता है, तो हमने इसको जोड़ दिया वहां पे, साथ में ये क्या बन जाता है, पॉजिटिव यहाँ पे आता है, ये पॉजिटिव जो आया इसके सॉरी नेगेटिव आ जाता है, ये H जो है इसको नेगेटिव इलेक्ट्रॉन देके जाता है, तो इसके पास नेगेटिव आता है, तो ये जाके इस पॉजिटिव के साथ क्या होगा, जुड़ेगा, है ना। इस पॉजिटिव के साथ ये जो है जुड़ेगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे जुड़ेगा तो ये हो जाएगा CH2, फिर C डबल बॉन्ड O और H, ठीक। तो ये दो अणुएं जो है ये क्या हो रही हैं, संघनित हो रही, ठीक है। इस तरीके से दो अणुएं संघनित हो गई, तो यही है सीधा सीधा अगर देखें तो एल्डोल संघनित, ये डायरेक्ट विधि। अब देख पाएंगे यहाँ पे ये क्या है, एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड समूह है CHO, और ये पूरा का पूरा है यहाँ तक CHO एल्डिहाइड समूह, और ये देखेंगे तो ये एल्कोहल, एल्कोहल, ठीक है भाई। तो ये एल्डोल संघनन। अब बोलोगे सर जब इतना छोटा सा था उतना लंबा क्यों बताए? भाई अंदर प्रोसेस कैसे हुआ, कैसा मेथड, ठीक, उतना आपने पूरे उसके मेथड को सीखा, तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे ऐसे इतना आसान है, पर आप अगर उस मेथड को नहीं देखते तो ये कैसे जाके यहाँ अटैक कर रहा है, सॉरी ये अटैक यहाँ नहीं करेगा, ये कार्बन अटैक करेगा यहाँ, क्योंकि इसके पास नेगेटिव आता है, और ये H जो है आएगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। इसको सुधार लेना, ये यहाँ पे अटैक करेगा, ठीक है। तो ये कैसे इस पे अटैक कर रहा है और ये क्यों अटैक यहाँ पे कर रहा है, ये आप नहीं समझ पाते, और कैसे लाके जोड़ दिए ये आपको समझ नहीं आता, पर आप समझ गए हैं, क्योंकि हमने पहले एल्डोल संघनन में हमने देखा कि स्टार्टिंग में कैसे उसके आयन बनते हैं, आयन बनने के पश्चात एल्डोल क्या होता है, एल्डोल के पास एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों समूह उपस्थित होते हैं, इन चीज़ों को हमने सीखा, कैसे उसमें कार्बोनिल आयन का निर्माण होता है, कैसे ऑक्सीजन के पास माइनस आता है, इन सारी चीज़ों को हमने सीखी तब जाके हमको क्या मिला, ये चीज़ें मिली, तब हम इसे एल्डोल संघनन को समझ पाए, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको।